मैं हूँ जी डॉक्टर GM चौधरी और आपकी खिदमत में मैं कॉन्स्टिट्यूशन का 9th लेक्चर जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि कुछ अरसा मैं आपको मज़ीद लेक्चर जो है वो टाइमली ना दे सका, तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आप चाहे सिविल जज बनना चाहते हैं, एडिशनल सेशन जज बनना चाहते हैं, प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PMS या फिर CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीनन आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको जारी रखे हुए होंगे। लेकिन मैं अब आपको यकीन दिलाता हूँ कि रोज़ाना की बेसिस पर आपको मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं उन पर मेरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो इसके साथ ही आज हम शुरू करते हैं। ये 9th लेक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है, और ये पार्लियामेंट और उसकी जो फंक्शंस और पावर्स के मतलब डील करता है। तो चलिए जी, अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये आपके सामने जी मेरी ये 3 मुख्तलिफ़ किताबों की फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब हैं, और ख़ास तौर पर एसेज ऑन लॉ, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल सिस्टम जो है ये आपके लिए इंतहाई सूदमंद और मुफीद है, जिसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर एसेज मौजूद हैं। तो अब हम अपने फॉर्मल लेक्चर की तरफ आते हैं जी। ये लेक्चर 9 है, पार्लियामेंट एंड इट्स फंक्शन। तो पहले मैं आपको ब्रीफली ये बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो इस आस्पेक्ट के मतलब हैं। तो इसमें जी सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 50 है जो कि मजलिस शूरा जो है उसकी डेफिनेशन को डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 51 है जो कि नेशनल असेंबली को बताता है। आर्टिकल 52 जो है वो नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन की बात करता है। आर्टिकल 53 जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के मुतालिक बताता है। आर्टिकल 54 जो है वो समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा की बात करता है। आर्टिकल 55 जी वोटिंग और कोरम जो है असेंबली में उसके मुतालिक बताता है। आर्टिकल 56 जो है वो प्रेसिडेंट के एड्रेस के मुतालिक है। आर्टिकल 57 जो है राइट टू स्पीक इन मजलिस शूरा है कि कौन लोग या किस हद तक बोल सकते हैं। आर्टिकल 58 जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली के मुतालिक है कि किन सूरतों में नेशनल असेंबली तहलील हो सकती। फिर जी 59 जो है वो सेनेट के मुतालिक है। फिर 60 जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के मुतालिक है। 61 जो है उसमें जनरल प्रोविजंस है सेनेट के मतलब। 64 जो है उसमें वोकेशन ऑफ सीट्स की है, यानी कि अगर असेंबली या सेनेट में कुछ सीट्स खाली हो जाती हैं तो उनका क्या होगा। ओथ ऑफ मेंबर्स आर्टिकल 65 में है। आर्टिकल 66 जो है जो वो प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स की बात करता है। आर्टिकल 67 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। ये वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जिनके तहत असेंबली या सेनेट का बिजनेस चलाया जाता है। आर्टिकल 68 जो है जी वो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन मजलिस शूरा, यानी कि पार्लियामेंट या मजलिस शूरा में किस हद तक तबादला ख्याल किया जा सकता है या अपने ख्यालात का इज़हार किया जा सकता है। आर्टिकल 69 जो है जी ये कोर्ट्स को मना करता है कि वो पार्लियामेंट जो है उसकी प्रोसीडिंग के मतलब इंक्वायर नहीं कर सकते। आर्टिकल 70 जो है वो इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के मतलब है जो कि पार्लियामेंट का मेजर फंक्शन है। आर्टिकल 72 जो है वो प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग्स है, यानी कि पार्लियामेंट जब दोनों हाउसेस मिलते हैं तो फिर कैसे काम करेगी। उसके बाद जी आर्टिकल 73 जो है वो प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। अक्सर आपने बजट का सुना होगा या फिनांस एक्ट या टैक्सिंग स्टैचूट्स का सुना होगा, तो वो जब बनाए जाते हैं तो उनका तरीक़ाकार जो है वो आम कवानीन से मुख्तलिफ है।
उसके बाद जी आर्टिकल 74 बताता है जी कि फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट जो है वो फाइनेंशियल मेजर्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। आर्टिकल 75 बताता है कि प्रेसिडेंट जो भी नेशनल असेंबली या सेनेट या फिर पार्लियामेंट से बिल्स पास होंगे तो उनकी एसेंट बड़ी ज़रूरी है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 76 बताता है कि ख़ास तौर पर सेनेट जो है उसके प्रोरोग होने पर बिल लैप्स नहीं होगा, जबकि उसके बरक्स नेशनल असेंबली जब डिज़ोल्व हो जाती है तो तमाम बिल्स लैप्स हो जाते हैं। 77 ये बताता है कि टैक्सेस जब भी लगाए जाएंगे तो वो कवानीन के ज़रिए लगाए जाएंगे। आर्टिकल 78 बताता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट क्या है। आर्टिकल 79 बताता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट की कस्टडी किसके पास होगी, यानी कि किसके ज़िम्मे होगा। फिर उसके बाद जी आर्टिकल 80 बताता है जी कि एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है। आर्टिकल 81 ये बताता है कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कौन से होंगे जो कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होंगे। और आर्टिकल 82 ये बताता है कि प्रोसीजर, ये जो बजट स्टेटमेंट है उसके मुतालिक प्रोसीजर क्या होगा। आर्टिकल 83 बताता है कि अथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर कैसे होगी। आर्टिकल 84 जो है वो सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स जो हैं उनको डील करता है। जनाब आर्टिकल 85 ये बताता है कि वोट का क्या प्रोसीजर होगा। आर्टिकल 86 बताता है कि अगर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाए तो फिर किस तरीके से गवर्नमेंट के अखराजात अथराइज़ किए जाएंगे। आर्टिकल 87 ये बताता है कि ये जो सेनेट और नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट हैं वो कैसे चलेंगे। आर्टिकल 88 बताता है जी कि फाइनेंस कमेटीज़ जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के अखराजात को रेगुलेट करती हैं वो क्या हैं और कैसे काम करेंगी। आर्टिकल 141 ये बताता है जी कि फेडरल और प्रोविंशियल लाज की हदूद क्या हैं। आर्टिकल 142 ये बताता है कि फेडरल और प्रोविंशियल लाज के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। आर्टिकल 143 ये बताता है कि अगर फेडरल और प्रोविंशियल लाज पर इनकन्सिस्टेंसी आ जाए तो उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। आर्टिकल 144 ये बताता है कि मजलिस शूरा कब जो है वो सूबों के लिए उनकी कॉन्सेंट से लेजिस्लेशन कर सकती है। ये उसके बाद जी ये जो मैं रेड में मैंने मुख्तलिफ प्रोविजंस दी हैं ये स्पेशल प्रोविजंस है। मसलन 175A में जो है पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई है जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट को डील करती है। आर्टिकल 224A में एक पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई है जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन को डील करती है। आर्टिकल 232 जो है जी ये एमरजेंसी पावर्स हैं कि अगर कभी गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इशू कर दे तो फिर किस तरीके से अगर उसको डिसअप्रूव करना हो यानी कि असेंबली उसके हक़ में ना हो तो क्या तरीका होगा। फिर जी आर्टिकल 233 है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको किस हद तक सस्पेंड किया जा सकता है और उनको डिसअप्रूव करने के लिए ऐसे प्रोक्लेमेशन को किस तरीके से रेजोल्यूशन लाई जाएगी। आर्टिकल 234 ये बताता है कि कब एमरजेंसी की सूरत में पार्लियामेंट जो है वो सूबों के लिए लॉ बना सकती है। तो आर्टिकल 237 जो है वो ये बताता है कि कब जो पार्लियामेंट है वो इंडेमनिटी यानी कि माफ़ी देने के कवानीन पास कर सकती है, लेकिन ये उसी शर्त पे होती है कि वो शख्स जिसने किसी लीगल एक्सेस का इर्तिकाब किया है उसने पाकिस्तान की खातिर यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में किया हो, यानी कि मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया पाकिस्तान के हवाले से किया हो। तो अब हम आपको इन डिटेल्ड प्रोविजंस पर लेके चलते हैं और थोड़ी थोड़ी मुख्तसर डिस्कशन करेंगे टाइम की अवेलेबिलिटी के हवाले से। ये जी आपके सामने चैप्टर मौजूद है जो कि पार्लियामेंट के मतलब है। आर्टिकल 50 जो है वो ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान के मजलिस शूरा या पार्लियामेंट जो है वो 3
अदारों पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रेसिडेंट है और 2 हाउसेस हैं जिनमें नेशनल असम्बली और सेनेट है। नेशनल असम्बली की जो है उसकी जो कंपोजिशन है जी वो 336 ये ओपन सीट्स हैं, जबकि इसके अलावा कुछ रिज़र्व सीट हैं। और इसकी जो इंटाइटलमेंट है कि कौन शख्स वोट दे सकता है, वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी 18 साल से कम उम्र ना हो और उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में अपीयर हो रहा हो। उसके बाद ये है जी कि उसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हो। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की जो सीटों की तकसीम है जी वो कुछ इस तरह है। बलूचिस्तान की 16 जनरल सीट्स हैं, 4 वुमेन सीट्स हैं, टोटल 20 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटें जनरल हैं, 10 जो हैं वो वुमेन हैं और 55 टोटल बन जाती हैं। पंजाब की 141 सीटें हैं, 32 वुमेन की हैं और 173 टोटल बन जाती हैं। उसके बाद सिंध जो है उसकी 61 जनरल है और वुमेन की 14 सीटें हैं, टोटल 75 बनती है। फेडरल कैपिटल की 3 सीटें हैं और यहाँ से वुमेन की कोई सीट नहीं। इस तरह 266 जनरल हैं, 60 ख़वातीन की और ये 326 बनती हैं। और इसके साथ साथ फिर 10 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं और ये इस तरीके से ये 336 सीटें बन जाती हैं। अब जनाब इसमें जो बेसिक चीज़ आती है कि इसमें जो सीटें हैं उनका एलोकेशन किस तरीके से है, ये बहरहाल लंबी बहस है। इस वक्त हम चूँकि पार्लियामेंट की पावर्स की बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट रेलेवेंट। तो उसके बाद जी हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट की जो ड्यूरेशन है जी वो 5 साल है और ये इसकी फ़र्स्ट मीटिंग से शुरू होती है जिस दिन मेंबर्स जो हैं वो अपने ऑफिस का ओथ लेते हैं और उसके साथ ही 5 साल पूरे होने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, देन जी पहले ही अपना जो सेशन होता है उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाता है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो स्पीकर का ऑफिस है ये परमानेंट इस सूरत में है कि स्पीकर उस वक्त तक रहता है कि जबकि नए स्पीकर का इंतखाब नहीं हो जाता। उसके बाद ये है जी कि जो समनिंग का इख्तियार है वो सदर के पास है और सदर ही इसको प्रोरोग करता है जो भी इसके इजलास हैं। लेकिन अगर मेंबर्स खुद इजलास बुलाएंगे, उनकी रिक्विजिशन पर इजलास समन किया जाएगा तो फिर उसको स्पीकर ही जो है वो प्रोरोग कर सकता है। उसके बाद ये है जी कि जहाँ तक वोटिंग का ताल्लुक है वो यकीनन जो प्रेजेंट लोग होते हैं वो वोट करते हैं और इसका जहाँ तक कोरम होता है दैट इज़ नॉट लेस दैन 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी कि अगर असेंबली में जो टोटल मेंबरशिप है उसके 1/4 से कम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लैक ऑफ कोरम है और सेशन नहीं चल सकता और इस सूरत में प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी जाती हैं ता वक्ते के जो कोरम है वो पूरा हो। अगर कोरम पूरा ना हो तो फिर सेशन जो है वो अडजर्न कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जी आर्टिकल 56 के तहत जो पार्लियामेंट है या इसके किसी हाउस को भी एड्रेस कर सकता है। ये एक सेरेमोनियल सी चीज़ है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस पर एक्ट करता है, तो लिहाजा जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है तो प्रेसिडेंट ने वही बात करनी होती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी। अच्छा, उसके बाद है जी आर्टिकल 57 ये बताता है राइट टू स्पीक। तो इसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल जो है उनको राइट ऑफ ऑडियंस हासिल है और वो दोनों हाउसेस की जो प्रोसीडिंग है या उनकी जो जॉइंट सिटिंग है या कोई कमेटीज़ हैं उनमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है वो वोट नहीं कर सकता।
असेंबली की डिसोल्यूशन जो है जी वो 5 साल के बाद होती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी वक्त भी जो सदर है उसको एडवाइस भेज सकता है और उस सूरत में विद इन समझ ले के जो 48 आवर्स है तो असेंबली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक हो तो उस सूरत में फिर उसका डिज़ोल्व करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। सेनेट जो है जी ये चारों सूबों की एक नुमाइंदा अदारा है और इसकी जो सीटें हैं वो 14 जनरल सीटें हैं और इसमें से मुख्तलिफ किस्म की इनकी कंपोजिशन है। इसके अलावा 2 जनरल सीटें जो है उनमें जो है जी ये मसलन वुमेन और फिर टेक्नोक्रेट्स की एक सीट जो है होती है। वुमेन की 4 सीटें जो है वो हर सूबाई असेंबली इलेक्ट करती है, इसी तरह 4 टेक्नोक्रेट भी हर प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है और इसी तरह हर असेंबली जो है वो एक नॉन मुस्लिम जो है यानी कि मिनॉरिटी जो है उसको इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सेनेट के जो मेंबर हैं ये 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और इनमें से आधे जो है वो हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेनेट एक परमानेंट हाउस है और इसमें इंट्रोड्यूस किया जाने वाला कोई भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होता। जहाँ पर नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है तो सेनेट जो है उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। बाकी आलमोस्ट दोनों हाउसेस का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम ही है, उसमें बहुत माइनर सा फ़र्क है। अच्छा ये अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये क्वालिफ़िकेशन की बात है, इसको मैं आज नहीं करता चूँकि इसमें हम पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इस पर हम एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ आर्टिकल 64 है जी, ये वेकेशन ऑफ सीट्स है, यानी कि अगर किसी वक्त मजलिस शूरा यानी कि सेनेट या असेंबली की कोई सीट खाली हो जाए, उसमें कोई मेंबर रिज़ाइन कर सकता है, किसी की डेथ हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है, तो उसकी सीट जो है जब खाली होगी तो उसको फिर उसी इलेक्टोरल प्रोसेस से जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सेनेट के हवाले से ये है कि उसमें जो रिमेनिंग मुद्दत होती है उसके लिए इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स आर्टिकल 65 के तहत हाउस में एंटर होने से पहले 3rd शेड्यूल में दिए गए ओथ को लेते हैं, उसके बगैर वो प्रोसीडिंग में शामिल नहीं हो सकते। मेंबर्स जो हैं जी उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हासिल है, जिनमें सबसे बड़ा जो प्रिविलेज है दैट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि मेंबर्स हाउस के अंदर जो कुछ भी कहेंगे उसकी कहीं पर कोई चाराजोई नहीं हो सकती। इस हवाले से उनको बहुत सी इम्यूनिटीज़ हासिल हैं। अच्छा उसके बाद जी आर्टिकल 67 बताता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं। ये वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जिनके तहत सेनेट या नेशनल असेंबली या फिर जॉइंट सिटिंग जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। ये बड़े डिटेल्ड रूल्स हैं कि किस तरीके से सवालात पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से तकरीर की जाएगी और किस तरीके से लेजिस्लेशन की जाएगी। आर्टिकल 68 ये बताता है कि आप पार्लियामेंट जो है उसमें जजेस के मतलब या आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके मतलब बात नहीं कर सकते। इसी तरह आर्टिकल 69 ये बताता है कि कोर्ट्स जो हैं वो मजलिस शूरा की प्रोसीडिंग्स जो है उनके मतलब इंक्वायरी नहीं कर सकते। फिर जी अब आ जाता है जी एक्चुअली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के किस तरीके से लेजिस्लेशन की जाती है। इट्स वेरी सिंपल जी कि हमारा चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट अपने बिल्स इंट्रोड्यूस करवाती है, उनको सिंपल मेजॉरिटी से एक हाउस से पास किया जाता है, फिर दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और जब दूसरा हाउस पास करता है तो फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और उसकी एसेंट के बाद वो लॉ बन जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है वो कुछ डिफरेंट तरीके से की जाती है।
तो फिनंशियल लेजिस्लेशन जो है उसका जो इख्तियार है वो ये आप आर्टिकल 73 देख सकते हैं, दिस इज़ विद रेफरेंस टू मनी बिल्स। तो इसका इख्तियार सिर्फ असेंबली को हासिल है, सेनेट को हासिल नहीं है। सेनेट सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और नेशनल असेंबली इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है। ये टैक्सेशन के मतलब ये दायरा कार है, फिनंशियल लेजिस्लेशन, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिबेशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, borrowing of money or the giving of any guarantee by federal government or the amendment of the law relating to the financial obligations of that government। फिर उसके बाद custody of federal consolidated fund और उसके बाद फिर जो है imposition of any charge है जो कि federal consolidated fund पर है। फिर जी रिसीट्स हैं जो कि पब्लिक अकाउंट में जाएंगी, इसी तरीके फिर ऑडिट का सिस्टम है और ये दूसरे मामला जो भी समझ ले कि बजटिंग से मुतल्लिक़ है जी। अब उसके बाद ये है जी कि आर्टिकल 74 ये बताता है कि कोई भी मनी बिल जो है यानी कि कोई भी बिल जो टैक्सेस या फिर फाइनेंशियल मैटर से मुतल्लिक़ होगा तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर कोई प्राइवेट मेंबर करेगा या इवन गवर्नमेंट भी करेगी तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्सेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। फिर जी आर्टिकल 75 एसेंट की बात करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही बिल दोनों हाउसेस या जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है तो फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है जो कि उसे एसेंट देता है, उसकी मंजूरी देता है और जैसे ही प्रेसिडेंट उसकी यानी कि विद इन 10 डेज़ मंजूरी देता है तो वो कानून बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आर्टिकल 76 है, वो ये बताता है कि कोई पेंडिंग बिल जो है अगर उसकी प्रोसीडिंग एडजर्न होंगी, प्रोलॉग होंगी तो उस पर लैप्स नहीं होगा, जबकि उसके बरक्स सेनेट में किसी सूरत में भी नहीं होता, लेकिन नेशनल असेंबली जब डिज़ोल्व कर दी जाती है तो फिर बिल्स लैप्स हो जाते हैं। आर्टिकल 77 ये कहता है जी कि कोई भी टैक्स पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं लगाया जाएगा। अब ये जी इसमें बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या है, ये पब्लिक अकाउंट क्या है, ये इसकी कस्टडी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट जो है उसकी कस्टडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। आर्टिकल 80 के तहत जो है एनुअल बजट जो है वो पेश किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बजट एक गवर्नमेंट के अखराजात और आमदनी के मतलब होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर वसाइल हासिल करेगी और फिर उनको किन मद्दों पर खर्च करेगी। ये जो एनुअल बजट होता है उसमें शामिल होते हैं। ये आर्टिकल 81 ये बताता है कि कौन से चार्ज हैं और कौन से नॉन चार्ज हैं, यानी कि चार्ज एक्सपेंसेस वो होते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर कि जिनमें कमी नहीं की जा सकती, जिनमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी है, एडिटर जनरल है या फिर ये और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो इस पर चार्ज किए जाते हैं। तो इसी तरह जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है जी ये साल में पेश करना ज़रूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो बजट ना पास कर सके तो उसका पावर में रहने का कोई इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आर्टिकल 83 के तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अथेंटिकेट करता है जो भी बजट पेश किया जाता है, उसके एंड पर प्राइम मिनिस्टर के ओरिजिनल साइन होते हैं। तो इसी तरह आर्टिकल 84 के तहत गवर्नमेंट देखें कि एक जो बजट बनाती है तो अक्सर ये होता है कि उसमें पैसे बच भी जाते हैं या कभी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उस सूरत में फिर सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट्स ली जाती हैं। तो इनको भी जब बजट नया आता है तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी ले ली जाती है पार्लियामेंट से। वोट जो हैं जी उनकी जो है जी तरीक़ाकार जो है वो
एक मखसूस तरीके से काउंटिंग की जाती है। वैसे तो शो ऑफ हैंड या वॉइस वोट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इशू है कि जिसमें डिवीजन होती है, यानी कि एक एक मेंबर का रिकॉर्ड रखा जाता है और अपोजिशन के मेंबर एक गैलरी में चले जाते हैं और रूलिंग पार्टी के मेंबर दूसरी गैलरी में। आर्टिकल 87 ये बताता है कि ये जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, इनके अलग अलग सेक्रेटेरिएट होंगे, जिनके अखराजात जो हैं वो आर्टिकल 88 के तहत फिनांस कमेटी मंजूरी देती है। फिर जनाब हमारे पास ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ इररेलेवेंट है जी। ये अब आपके सामने है जी आर्टिकल 141। देखें हमारा एक चूँकि फेडरल सिस्टम है, इसमें 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट होती है। तो इख्तियारात जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान तकसीम कर दिए गए हैं आइनी तौर पर। तो आर्टिकल 141, 142 एंड 143 इन मामलात को, यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो इख्तियारात हैं उनकी तकसीम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जी उसके एंड पे एक 4th शेड्यूल है, उसमें इस वक्त सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो दे दी गई है और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो तमाम सब्जेक्ट शामिल है जिन पर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ अलग अलग जो है वो क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजर या एविडेंस पर लॉ बना सकती हैं। तो इस सूरत में जो पार्लियामेंट का लॉ होगा वो सुपीरियरिटी रखता है। तो अगर सेम इशू पर पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली लॉ बना दे तो फिर जो पार्लियामेंट का लॉ है उसे सुपीरियर राइट है वो एग्जिस्ट करेगा और सूबाई असम्बली वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जी हमारे पास आर्टिकल 144 है, इसके तहत पार्लियामेंट जो है वो 1 या 2 सूबों के लिए लेजिस्लेशन कर सकती है या उससे ज़्यादा। ये ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि सूबों को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन सूबे ये समझते हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उन इश्यूज़ पर लेजिस्लेशन कर सके। तो इस सूरत में फिर सूबे फेडरल गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन के ज़रिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए लॉ पास कर दें। अब जनाब इसके बाद हम आ जाएंगे जो हमारी कुछ लिमिटेड से प्रोविजंस हैं जिनका मैंने बताया है कि जो एमरजेंसी प्रोविजन या इस किस्म की प्रोविजंस है। तो उसमें एक जो है जी वो आर्टिकल 224A में आती है जो कि केयर टेकर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक है। तो इसमें यह है कि अगर कभी जब भी ये टर्म ख़त्म होती है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना हो तो उस पर इख्तलाफ राय हो जाए तो फिर पार्लियामेंट की कमेटी उसको एड्रेस करती है। फिर जी उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 175A है, उसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मुकर्रर की गई है जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की तकर्री की मंजूरी देती है। इसी तरह फिर हमारे पास जो है जी वो आर्टिकल्स 232 यानी कि आ जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ जी, ये एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये आपके सामने आ गए हैं। ये हमारे पास 232 से लेकर 235 तक आ जाती हैं। इनमें 3 किस्म की एमरजेंसी है। मसलन 232 के तहत है एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वार और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो अगर ऐसी सूरत में फौरी इक़दाम करने हों तो फिर पार्लियामेंट के बजाय जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एमरजेंसी का नफाज कर सकती है और इस सूरत में तमाम इख्तियारात जो है लेजिस्लेशन के वो मजलिस से शूरा यानी कि पार्लियामेंट को हासिल हो जाते हैं। और इस सूरत में फिर जो पार्लियामेंट है वो सूबों के लिए भी लेजिस्लेशन कर सकती है। आर्टिकल
जो है जी 233 ये कहता है कि जब कभी एमरजेंसी नाफिज होगी तो फिर उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकती है। तो आर्टिकल 234 जो है जी, ये अगर फ़र्ज़ करे कि किसी सूबे में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम ना कर रही हो, यानी कि सूबाई असम्बली और गवर्नमेंट काम ना कर रही हो, तो उस सूरत में फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो दखल अंदाज़ी कर सकती है और उसको एमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करते हुए उस मसले को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी आर्टिकल 235। ये है कि अगर मुल्क में शदीद किस्म के इक़्तिसादी और मुआशी मसाइल पैदा हो जाए तो फिर भी गवर्नमेंट जो है वो फ़िनांशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकती है। ये एक वाहिद ऐसी एमरजेंसी है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कमी कर सकती है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो पैसे पड़े हुए हैं उनको भी अपने कब्ज़े में रियासत के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 236 ये कहता है कि ये जो प्रोक्लेमेशन जो फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी उसको फेडरल गवर्नमेंट किसी वक्त भी वापस ले सकती है। और आर्टिकल 237 ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी इख्तियार है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी फेडरल गवर्नमेंट के मसले में या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से किसी किस्म की ऐसी खिदमात अंजाम देता है जो कि मुल्क की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी हैं, तो उस हवाले से अगर उससे कोई गैर कानूनी काम भी हो जाता है तो फिर उसको इंडेमनिटी दी जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास जी जो टाइम अवेलेबल है उसमें मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दी है। बाकी मैंने आपको ये जितनी भी रेलेवेंट प्रोविजंस है वो बता दी हैं। अगर आप उनको बारीकी के साथ गौर व खौज के साथ पढ़ लेंगे तो आप जो है पार्लियामेंट के फंक्शंस और इसकी पावर से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो, आप अपने कमेंट्स की सूरत में या अपने सवाल की सूरत में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप अगर किसी कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैरियर प्लानिंग एकेडमी जो है उसमें आ सकते हैं, जहां पर आपकी बाकायदा तौर पर गाइडेंस दी जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।